सबसे पहले हम कल का जो क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को, उसके आंसर के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया। मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आप लोगों को, तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। इसका आंसर हम देते हैं अभी आपको, और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जो युद्धकाल का लोक प्रशासन शांतिकाल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है, ऐसा कहने वाले कौन है? लूथर गुलिक महोदय हैं। लूथर गुलिक हैं, ठीक है। कौन सी पुस्तक में कहा इन्होंने ऐसी बात? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 में प्रस्तुत किया। ये इनका निष्कर्ष था कि युद्धकाल का लोक प्रशासन शांतिकाल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। इनका मानना है कि युद्ध काल के दौरान घटनाएं तेजी से घटती हैं, ऐसे में आपको नित्य नए निर्णय लेने पड़ते हैं तथा कई रणनीतियां भी बनानी पड़ती हैं। स्वाभाविक है, ऐसे माहौल में बहुत सी गलतियां भी होती हैं। युद्धकाल वह समय होता है जो उससे संबंधित किसी भी संस्था या व्यक्ति को नए प्रयोग करने का भरपूर अवसर देता है। ऐसी बातें इन्होंने इसमें रखी, तो आपका आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक। चलिए हम आज का क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास लेने से पहले, लोक प्रशासन पे ये क्लास चल रही है, और आज की क्लास लेने से पहले आपको एक क्वेश्चन देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। इसी क्लास के दौरान आपको इसका आंसर मिलेगा, तो फोकस्ड होकर रहिएगा। जैसे ही आंसर आए वैसे ही आप उसको पिकअप करना है आपको, और उसका भी आंसर देना है। तो किसने अपनी पुस्तक में प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने अपनी पुस्तक में प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाया है? उपहास उड़ाने वाले कौन है? मेयो हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं, या फिर फेयोल हैं, या फिर फॉलेट हैं? कौन से हैं? तो ये आपको आगे आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। सतर्क रहिएगा आंसर पिकअप करने के लिए। क्वेश्चन क्या है ये भी आपने माइंड में रखिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू पोलपाथ, एंड दिस इज पद्मा सिंह। आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, और ये लोक प्रशासन की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वहीं से आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको फिर कनेक्ट करने में आसानी होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अभी आपको करना क्या है कि क्लास में पूरा फोकस्ड होकर सारी बारीकियाँ, जो भी डिफरेंसेस हैं, माइनर सी जो लाइन होती हैं फैक्ट, 2-3 फैक्ट के बीच में, इन सारी चीज़ों को समझते हुए, पूरा कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए ये सारी चीज़ें चलना है। लिखने की टेंशन आप मत लें। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लिख सकते हैं आप, और क्योंकि फिक्सेशन होता है लिखने से। अदरवाइज़ आपको सारे नोट्स विद डेफिनेशन एंड फैक्ट सारे आपको मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पोलपाथ के नाम से हमने टेलीग्राम बनाया है, तो आप सर्च कर लें। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ के नाम से सर्च करेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन के जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि जो लिंक है टेलीग्राम का ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये लोक प्रशासन की जो प्लेलिस्ट है ये हमने सेग्रीगेट कर दी है, तो यानी कि अलग से लगा दी है। प्लस कोर्स वीडियोस भी लगे हुए हैं वहाँ पर, प्रैक्टिस के वीडियोस, NCERT प्रैक्टिस वीडियोस, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में, सारी इन सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, तो आप सभी को अवेल कर सकते हैं टॉपिक वाइज। जिस चीज़ में आपकी पकड़ बनानी हो, जिस चीज़ की आपको नोट्स चाहिए, आप जो है वहाँ पर आप अपना अवेल कर सकते हैं, वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7 PM मैं प्रैक्टिस में लाइव प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो उसमें जो है आप सभी आकर के जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत से एस्पिरेंट जुड़ते हैं और अपना लेवल चेक करते हैं। प्लस टाइम मैनेजमेंट को भी वहाँ मेंशन किया जाता है, जो सबसे पहले आंसर देता है उसका नाम वहाँ पर दिया जाता है, यानी कि सटीक एंड जल्दी आंसर जो करता है उसका नाम वहाँ पर दिया जाता है। तो आपका वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी होगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होगी, एक्यूरेट आंसर भी आप निकालेंगे। सारी चीज़ें ये 7 PM पर मेरी प्रैक्टिस क्लास होती है। क्वेश्चन भी 40+ ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हाई लेवल भी होता है, लो लेवल भी होता है, मीडियम भी होता है, सारा मिक्स क्वेश्चन मैं वहाँ पर लेकर आती हूँ। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछले की 2 क्लास यदि आपने नहीं ली हैं तो उनको भी देखिए।
आज हम उपागम एवं पद्धति में क्या डिफरेंसेस हैं वहाँ से शुरू करेंगे, प्लस इसके बाद हम देखेंगे जो प्रशासनिक विकास के चरण हैं उन पे हम बात करेंगे, कितने चरण हैं इसके, उनके चरणों के बारे में बात करेंगे, हर चरण की क्या क्या विशेषता है उन विशेषताओं को देखेंगे, क्या उनमें ऐसा घटित हुआ, क्या खास बातें हुई, क्या खास बिंदु हैं उन विशेषताओं में, उन विकास के चरणों में, क्या उनका ड्यूरेशन था, कौन कौन से जो विचारक का उसमें खास रोल था, किस चरण में था, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पद्धति और उपागम इन दोनों को समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि पद्धति क्या है और उपागम क्या है। तो यदि हम पद्धति की बात करें तो पद्धति क्या है कि पद्धति का शाब्दिक अर्थ यदि जाने तो अन्वेषण यानी कि खोज, अन्वेषण को हम खोज कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो खोज की वह तकनीकी जिसके माध्यम से किसी विषय के बारे में हम एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को जो है पद्धति कहते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति आदि, यानी कि इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी विषय के बारे में जो है एक विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही हम पद्धति कहते हैं। ठीक है। जब किसी केंद्रीय समस्या को पद्धति के माध्यम से हल करके एक दृष्टिकोण देते हैं तो उसे उपागम कहा जाता है। उपागम किसे कहा जाता है कि जब कोई समस्या होती है तो किसी केंद्रीय समस्या को पद्धति के माध्यम से हल कर दिया जाए और हल करके उसको एक दृष्टिकोण दे दिया जाए तो उसे उपागम कहा जाता है। जैसे किसी प्रशासन समस्या को हम ऐतिहासिक पद्धति से हल करते हैं तो उसे ऐतिहासिक उपागम कहा जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक पद्धति से हम किसी समस्या को हल किया तो उसे क्या कहा, ऐतिहासिक उपागम कह दिया। और नैतिकतापूर्ण तरीके से हल करते हैं तो उसे दार्शनिक उपागम कहते हैं। यदि किसी चीज़ को, किसी समस्या को हम नैतिकता के दृष्टिकोण से यानी कि नैतिकतापूर्ण यानी कि नैतिकता का उसमें समावेश करके हल किया तो उसे दार्शनिक उपागम कह देते हैं, क्योंकि नैतिकता का संबंध किससे होता है, दर्शन से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दार्शनिक उपागम बोल देते हैं। तो यहाँ ये बात हो गई आपकी जो है पद्धति और उपागम में क्या डिफरेंस है, ये आप यहाँ पर समझ गए। तो आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही जो लोक प्रशासन में क्या था कि परंपरागत उपागम का बोलबाला था, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, संस्थागत उपागम का बोलबाला था। यानी कि ये सभी उपागम जो लोक प्रशासन में परंपरागत उपागम था उससे संबंधित है, और उस परंपरागत उपागम में ये सारे उपागम जो हैं यूज किए जाते थे, जैसे कि ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी और संस्थागत उपागम का बोलबाला था उस समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर वैज्ञानिक उपागम और तुलनात्मक उपागम का बोलबाला हो जाता है। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या था, परंपरागत उपागम जैसे कि ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी और संस्थागत उपागम का बोलबाला था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर वैज्ञानिक उपागम और तुलनात्मक उपागम का बोलबाला हो जाता है। ठीक है। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन यदि कोई आपसे कहे कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है तो आप कहेंगे दोनों है। ठीक है। लोक प्रशासन एक विज्ञान एवं कला दोनों है। जहाँ विज्ञान का अर्थ होता किससे होता है, विज्ञान का अर्थ ज्ञान से होता है। ठीक है। वही कला, कला का अर्थ होता है उसके आचरण एवं व्यवहार से। ठीक है। तो कला का अर्थ उसके आचरण और व्यवहार से होता है, अर्थात लोक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास की, यानी कि लोक प्रशासन का विकास कब हुआ। तो हम अगर लोक प्रशासन के विकास की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का जन्म राज्य के जन्म के साथ ही हुआ है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ, तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका एक उदाहरण है। लेकिन हम देखें यदि कि अनुशासन के रूप में या अध्ययन के रूप में इसका विकास आधुनिक काल में हुआ। ठीक है। यदि हम अनुशासन के रूप में बात करें या हम बात करें कि आधुनिक काल में जो है लोक प्रशासन का विकास कब हुआ, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हुआ 1887 से माना जाता है। ठीक है। आधुनिक काल में या फिर अनुशासन के रूप में या आधुनिक रूप में, अध्ययन के रूप में इसका विकास जो है आधुनिक काल में हुआ है, और ये कब से माना जाता है, 1887 से माना जाता है। यदि हम लोक
प्रशासन के विकास की बात करें तो जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इसका विकास तेज़ी से होता है। लोक प्रशासन का जन्म विशेष रूप से अमेरिका में 1887 से माना जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन नया है और इसकी यात्रा जो है लगभग 130 सालों से ऊपर ही मानी जा सकती है। और लोक प्रशासन का विकास कई चरणों में होता है, तो इसको भी हम देखेंगे कि कितने चरणों में जो है लोक प्रशासन का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 6 चरणों में इसका विकास माना जाता है और लोक प्रशासन के विकास के कितने 6 चरण हैं। तो पहला चरण हम देखेंगे। पहला चरण कहाँ से 1887 से 1926 के बीच में ये जो है माना जाता है। और इस चरण की अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें कि कौन से बिंदु हैं इसके महत्वपूर्ण, तो इस चरण में राजनीतिक प्रशासन में पृथक्करण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पृथक्करण की शुरुआत होती है और वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आती है ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी इनकी पुस्तक है? ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक है। और इनको जो है वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने जो है राजनीतिक प्रशासन के द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वुड्रो विल्सन की बात करें तो इन्होंने जो है द्वैत सिद्धांत दिया था। ठीक है, द्वैत सिद्धांत बोलते हैं या द्विभाजन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत इन्होंने किसने दिया था? वुड्रो विल्सन ने दिया था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी पुस्तक है। और जबकि अगर हम बात करें कि अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक कौन है, तो फ्रैंक जे गुडनाउ है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा डिफरेंस है। लोक प्रशासन के जनक की बात अगर होती है तो वुड्रो विल्सन है, लेकिन यदि अमेरिकी लग जाता है, अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक कौन है, तो फ्रैंक जे गुडनाउ है। तो ये छोटा सा यहाँ डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पहले चरण की अगर हम इसका जो है निष्कर्ष निकालें कि क्या खास बातें थी, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें थी पहले चरण में। कौन कौन सी थी? लोक प्रशासन विषय का इसमें जन्म होता है, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, पहला बिंदु ये है। दूसरे बिंदु की बात करें तो लोक प्रशासन के कानूनी प्रकृति पर बल दिया जाता है। तो लोक प्रशासन की कानूनी प्रकृति पर इसमें बल दिया जाता है। यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया। इसमें क्या है? राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे नोट्स आपको मिल लेंगे। जैसे हम कुछ यूनिट्स पूरा करते जाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत करें लिखने की। जो भी आपको ठीक लग रहा है, लिख पाते हैं लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी सिर्फ आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ क्या कैसे है उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट चरण की बात हो गई। ठीक है, फर्स्ट चरण में क्या है? लोक प्रशासन विषय का जन्म होता है। दूसरा क्या है पॉइंट है कि कानूनी प्रकृति पर बल दिया जाता है, प्रशासन की कानूनी प्रकृति पर बल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक प्रशासन में पृथक्करण सिद्धांत जो है दिया जाता है। ये 3 पॉइंट इसके हैं। और इसमें क्या है? वुड्रो विल्सन की इसी समय में क्या बुक आती है? ठीक है, कौन सी? ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आती है। और यहीं से जो है किसकी जो आधुनिक लोक प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चरण, अगला चरण क्या है? दूसरा चरण है। कहाँ से कहाँ, कब से कब तक है? 1927 से 1937 के बीच में इसको माना गया है। ठीक है, दूसरा चरण कब है? 1927 से 1937। तो 10 सालों के बीच का ये दौर है और इस काल को लोक प्रशासन का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसको जो है लोक प्रशासन का स्वर्णिम काल माना जाता है। किसको? दूसरे चरण को। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में क्या होता है कि लोक प्रशासन में विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसे सिद्धांत निर्माण का चरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सिद्धांत निर्माण का चरण भी कहा जाता है। सिद्धांत निर्माण का चरण। ठीक है, तो इसमें 2 बातें निकल के आई कि इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है और सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा इसमें निर्माण होता है, तो सिद्धांत निर्माण का चरण भी कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरे चरण को सिद्धांत निर्माण का चरण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी चरण में यानी कि दूसरे चरण में विलोबे की पुस्तक आती है। कौन सी पुस्तक आती है? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पुस्तक में
किसके अनेक सिद्धांतों की चर्चा होती है, डिटेल चर्चा होती है बहुत सारे सिद्धांतों की, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में सिद्धांतों पर बल दिया। तो हेनरी फेयोल भी क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट में इन्होंने क्या है, सिद्धांतों पर बल देते हैं, ठीक है। यदि हम इस चरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस चरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या है, पहला हो जाएगा प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत पर बल दिया गया, यानी कि प्रशासन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उस पर बल दिया गया। दूसरा पॉइंट है, लोक प्रशासन के विधानों ने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता माना गया, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता मानी गई, जबकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानताएं दोनों हैं। कुछ विचारक क्या समानताओं की बात करते हैं और कुछ असमानताओं की बात करते हैं, लेकिन इस चरण में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता मानी गई, यानी कि इन दोनों के बीच समानता है, ऐसा इसमें जो है खास तौर पे समानता पर बल दिया गया। चौथा पॉइंट क्या है कि राजनीति और प्रशासन के अलगाव पर पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया गया, यानी कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग कर दिया जाए, इस पर जो है बल दिया गया। और आगे चल करके फिर एकीकरण पर बल दिया जाएगा। अभी देखिए दूसरे चरण में कहाँ पर बल दिया जा रहा है कि इसकी जो है अलगाव पे बल दिया जा रहा है, ठीक है। पांचवा अगर बिंदु की बात करें तो जहाँ पहले चरण में लोक प्रशासन के कानूनी प्रकृति पर अधिक बल दिया गया था, वहीं दूसरे चरण में क्या होता है कि लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रकृति पर जो है बल दिया गया, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में कैसे पर अधिक बल दिया गया, अर्थात प्रबंध और तकनीक को महत्व दिया गया। इस चरण में क्या किया गया कि प्रबंध और तकनीक को महत्व दिया गया, वैज्ञानिक प्रकृति पर बल दिया गया, ठीक है। राजनीति और प्रशासन के अलगाव पर बल दिया गया और जो है प्रशासन को वैज्ञानिक प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रकृति का इसमें समावेश किया गया तो वैज्ञानिक प्रतिष्ठा इसको मिली। और सार्वभौमिक सिद्धांत पर बल दिया गया, यानी कि ऐसे सिद्धांत हो जो सार्वभौमिक हो, जो यानी कि जो हर जगह जिनका इस्तेमाल हो सके, सब जगह जो वो हर जगह इस्तेमाल हो सके, सार्वभौमिक उसी को बोलते हैं। तो सार्वभौमिक सिद्धांत पर बल दिया गया। तो ये कुछ जो है बातें थी किसकी, दूसरे चरण की, ठीक है। और अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तो तीसरे बिल्कुल भी जो है आपको जो नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, पूरा फोकस अपना कॉन्सेप्ट को समझने में लगाइए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरा चरण क्या कहता है, पहले इसका ड्यूरेशन क्या था वो देख लेते हैं। 1937 तक दूसरा चरण था। अब 1938 से क्या होता है 1947, तो ये भी 10 ईयर का ड्यूरेशन है। और इसमें क्या होता है, ये तीसरा चरण जो है इस ड्यूरेशन में चलता है। और तीसरे चरण में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। ये सबसे एक अहम बात है कि जो है किसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई, तो ये तीसरे चरण में दी गई, ठीक है। प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक आती है, उसमें जो है किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया, यानी कि सिद्धांतों की अनदेखी की गई। हर्बर्ट साइमन महोदय हैं, ये इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाया, यानी कि जो प्रशासनिक सिद्धांत को इन्होंने उपहास उड़ाया। कौन सी पुस्तक, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। यहीं से आपका आंसर भी निकलता है कि किसने जो है प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाया, तो वो हर्बर्ट साइमन महोदय थे। इन्होंने उपहास उड़ाया, किसमें उड़ाया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसी पुस्तक में। तो पुस्तक भी पूछी जा सकती है, तो इस पुस्तक में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासनिक सिद्धांतों का ये उपहास उड़ाते हैं और उसके बारे में कई तरह के जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से वो सम्मानित भी किए जाते हैं। और तीसरे चरण की क्या बात है कि तीसरे चरण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें होता क्या है कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, पद सोपान बनाम नियंत्रण, आदेश की एकता जैसे सिद्धांतों का उपहास किया गया। तो जैसे ये केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, पद सोपान बनाम नियंत्रण, आदेश की एकता,
इन जो ये जितने भी सिद्धांत थे प्रशासनिक लोक प्रशासन से संबंधित, इन सब का जो है जमकर उपहास उड़ाया गया। तो इसमें सबसे मेन बात क्या होती है कि जो सिद्धांत होते हैं उनका जो है उपहास उड़ाया जाता है, और केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, पद सोपान बनाम नियंत्रण, आदेश की एकता, इन सभी सिद्धांतों का उपहास उड़ाया जाता है और इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है। और सबसे जो मेन बात है वो हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में प्रशासनिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाया और उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो हम सिर्फ बहुत ज़्यादा मतलब वैसे न जा कर के फालतू के फैक्ट ना गैदर करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही फैक्ट यहाँ रखे हैं और उसी अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। नॉलेज तो हम लेते रहेंगे जीवन भर। देखो हर्बर्ट साइमन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है कौन सा सिद्धांत देते हैं, ये निर्णय निर्माण सिद्धांत देते हैं और ये कहते हैं कि यदि कोई सिद्धांत वैज्ञानिक हो सकता है तो वो निर्णयन सिद्धांत ही है। तो ये साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई सिद्धांत वैज्ञानिक हो सकता है तो वो कौन सा है, निर्णयन सिद्धांत है, यही वैज्ञानिक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई सिद्धांत जो है वैज्ञानिक हो नहीं सकता है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत की बात करें तो शॉर्ट में इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या ये सिद्धांत किस बारे में बात करता है। तो निर्णय निर्माण एक ऐसा विषय है जो प्रशासनिक विचार तथा प्रशासनिक सिद्धांत के संबंध में हाल ही में सामने आया है और निर्णय के मुख्यतः 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं 3 तत्व? एक तो पहला तत्व क्या है कि निर्णय लेते समय व्यक्ति क्या करता है, उसके समक्ष एक समस्या है या फिर वह एक समस्या की पहचान करता है। तो यानी कि पहले में वो क्या करता है, एक समस्या की पहचान करता है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है कि उसके सामने कुछ विकल्प होते हैं जिन्हें वह स्वयं ढूंढता है। विकल्प होते हैं कैसे, लेकिन उसके ढूंढे हुए स्वयं विकल्प होते हैं। कोई समस्या आई तो वो सोच समझ के विकल्प देखता है कि ठीक है, एक ये विकल्प है, एक ये है, एक है, एक ये है, और उनमें से किसी एक विकल्प को वो चूज करता है। ठीक है, विकल्प खोजने का प्रयास करता है और उसमें से किसी एक विकल्प को वो जो है चूज करता है, यानी कि उस पर जो है विचार करता है। तो दूसरे चरण में क्या होता है कि बहुत सारे विकल्पों के बारे में वो सोचता है या कि बहुत सारे विकल्पों को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि उनका समाधान हो सके। ठीक है, और उन सभी विकल्पों पर विचार करता है कि ये सभी विकल्प ये ऐसा है, ऐसा करेंगे, इस विकल्प में ऐसा होगा, इस विकल्प में ऐसा होगा, ये नतीजा आएगा, ये निष्कर्ष आएगा। तो उन सभी विकल्पों को खोज करके उन पर विचार करता है। दूसरे में ये आता है और तीसरे में आता है कि उन सभी विकल्पों में से विकल्प को चुना जाता है जो सबसे अच्छा परिणाम देगा। ठीक है, तो पहले में क्या है, समस्या होती है, दूसरे में वो विकल्प को ढूंढता है और उन पर विचार करता है, तीसरे में क्या होता है कि एक विकल्प को चुन लिया जाता है जिसमें कि वो अच्छा परिणाम देगा, सबसे अच्छा परिणाम देगा। तो ये सारी बातें हैं जो इनके निर्णय निर्माण से संबंधित है। तो इसमें इन्होंने 3 मुख्य अवस्थाओं का समावेश किया है। ऐसा बोलते हैं ये कि निर्णय में 3 मुख्य अवस्थाओं का समावेश होता है, जैसे कि निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, ठीक है, संभावित विकल्पों का पता लगाना। जब समस्या आती है तो उसमें निर्णय लेने के अवसर जो है वो होते हैं, उन अवसरों का पता लगाना। फिर दूसरे में क्या होता है, संभावित विकल्पों का पता लगाना। तीसरे में उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना। तो वही बात हो गई शॉर्ट में, हमने आपको शॉर्ट में इस तरह से आप कह सकते हैं। और जो साइमन महोदय हैं, इनकी इस सिद्धांत की खास बात क्या है कि साइमन जो है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को क्या निर्णयात्मक प्रक्रिया मानते हैं। साइमन ने संगठन की समस्या को उसके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखा है। तो ये सब इनकी इन शॉर्ट में हमने बात कर ली किसके बारे में, जो हर्बर्ट साइमन का जो निर्माण निर्णय का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हम दूसरे चरण पर वापस आते हैं। और दूसरे चरण में क्या होता है कि इसी दौरान यानी कि इसी चरण में एल्टन मेयो हैं, इन्होंने क्या है, मानवीय सिद्धांत का विकास किया। एल्टन मेयो ने मानवीय सिद्धांत का विकास किया। अर्थात इस सिद्धांत में क्या हो जाता है कि नैतिक व मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया ताकि सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाया जा सके। ठीक है, नैतिकता एवं मूल्यों पर जोर दिया गया ताकि सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाया जा सके। तो ये हमने आज 3 चरण किए। नेक्स्ट डे यानी कि आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट डे हम जो है आगे के चरण लेंगे, लेकिन उसके पहले वाइंड अप करने के पहले आपको फिर से एक क्वेश्चन मैं देना चाहूँगी। क्वेश्चन आपका ये है कि
संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में लोक प्रशासन विषय कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में, भारतीय लगा लीजिए यहाँ पर, भारतीय संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में लोक प्रशासन विषय कब से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे और मेरी तरफ से इसका आंसर कल की क्लास में मिलेगा। कल की क्लास के स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। क्लास को जो है लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो इसको सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि दिन में 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड होती हैं। जैसे कि प्रैक्टिस की वीडियोज़ 7 PM होती है, ये 9 PM के अराउंड होती है। तो सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के कॉन्टेस्ट में देखें तो ये सभी वीडियोज़ जो हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बेनिफिशियल हैं आपके लिए, तो इसलिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लस दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे अपने लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से, उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट में ला पाऊँगी, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए पूरा पूरा दिन लगता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मनोबल की ज़रूरत होती है। तो ये मनोबल आप जो है आपसे हमें मिलता है। जब आपके से हमें मनोबल मिलता है तब हम नेक्स्ट डे और अच्छा काम करने के लिए तत्पर होते हैं। That's all for today and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।